हेलो स्टूडेंट्स, आर्य क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में आपने बायोटेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन की स्टडी की थी, उसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे आज। लेकिन इतना और कहूँगा कि जैसे कि कुछ स्टूडेंटों की डिमांड आ रही है कि सर सेल बायोलॉजी भी स्टार्ट करनी है, तो इसके बाद में सेल बायोलॉजी चैप्टर भी हम स्टार्ट करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट करने का मेन रीज़न ये था कि बायोटेक्नोलॉजी से जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके जो क्वेश्चन पेपर है उसमें उनकी संख्या ज़्यादा होती है, इसलिए हमने आप ही के कहने पर बायोटेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसको स्टार्ट किया था। तो इस बायोटेक्नोलॉजी को थोड़ा सा हम आगे और भी लेते हैं, जिसके अंदर आपको कल मैंने ये बता दिया था कि जो बायोटेक्नोलॉजी है कहाँ से है, उसकी हिस्ट्री मैंने आपको बता दी थी और बायोटेक्नोलॉजी क्या काम आती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो बायोटेक्नोलॉजी है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी में आपके पास जो फर्स्ट जो शब्द है वो है बायो, जिसका कि मतलब होता है जैविक या जीवित। यानी कहने का मतलब बायोटेक्नोलॉजी जो उपयोग होगी वो हमेशा किसी ना किसी सजीव के ऊपर इस्तेमाल की जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या निर्जीव के ऊपर भी बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आप ये कहेंगे कि निर्जीव वस्तुओं पर बायोटेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल करके सजीवों के लिए आप उसको क्या करेंगे, लाभदायक बनाएंगे। ठीक है। दूसरा, जैविक जो है उनके ऊपर आप जो तकनीकें इस्तेमाल कर रहे हैं उनका अध्ययन आपने क्या बता दिया था, बायोटेक्नोलॉजी बता दिया था। और जैसा कि आपको पता है कि बायोटेक्नोलॉजी जो शब्द है देने वाले साइंटिस्ट जिसका नाम था कार्ल एरेकी, सन 1919 के अंदर कार्ल एरेकी ने बायोटेक्नोलॉजी शब्द दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बायोटेक्नोलॉजी शब्द किसने दिया, तो आप बताएंगे कि बायोटेक्नोलॉजी शब्द को देने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनको हम बोलते हैं कार्ल एरेकी, जिन्होंने 1919 के अंदर इस शब्द की उपयोग किया। अब हम थोड़ा सा आगे आते हैं बायोटेक्नोलॉजी के। तो बायोटेक्नोलॉजी के जो क्षेत्र हैं, बायोटेक्नोलॉजी की जो फील्ड है, बायोटेक्नोलॉजी फील्ड कहाँ कहाँ उपयोग होती है, उनके बारे में हम अगर आप जानकारी प्राप्त करेंगे तो आप देखेंगे जो बायोटेक्नोलॉजी का जो क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा जो उपयोग आता है, बायोटेक्नोलॉजी का जो क्षेत्र है सबसे ज़्यादा जो उपयोग आता है वो आता है आपके कृषि के अंदर। जैसे कि आप सभी एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं तो आपको बायोटेक्नोलॉजी इस कारण से ही बायोटेक्नोलॉजी सबसे पहले आपको पढ़ाई गई कि जो बायोटेक्नोलॉजी है वो कृषि क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा उपयोगी है। कि आपने जितने भी नाम सुना होगा ट्रांसजेनिक, है ना, पारजीनी जो उत्पाद है आपने पढ़े होंगे, ट्रांसजेनिक प्लांट, ट्रांसजेनिक क्रॉप जो आपने पढ़ी है। बीटी कॉटन का नाम आप सभी जानते हैं कि बीटी कॉटन के आने के बाद में एक एग्रीकल्चर के अंदर क्रांति सी आ गई थी। इसी कारण से बायोटेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा जो फील्ड है, जो सबसे ज़्यादा जिस क्षेत्र के अंदर क्रांति आई जाती है वो कौन सा क्षेत्र कहलाता है, कृषि क्षेत्र कहलाता है। दूसरा पॉइंट आता है इसका फील्ड, अगर आप बात करते हैं तो दूसरा फील्ड आपका स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य से मतलब है कि मानव स्वास्थ्य, स्वास्थ्य का मतलब हो गया आपका मानव का स्वास्थ्य। तो मानव स्वास्थ्य की अगर हम बात करते हैं तो मानव स्वास्थ्य के बारे में ये कहा जाता है कि जो आजकल जो बनाई जा रही वैक्सीन वगैरह, जैसे हम टीके कहते हैं, जितने भी जो टीके बन रहे हैं उन टीकों के अंदर इस बायोटेक्नोलॉजी का, जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। दूसरा, अगर बायोटेक्नोलॉजी का क्षेत्र हम देखते हैं तो वो कौन सा क्षेत्र कहलाता है, औद्योगिक क्षेत्र। और अगर हम औद्योगिक क्षेत्र में यानी कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है उनके अंदर बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। जितने भी आप बड़े बड़े उद्योग देखते हैं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट अगर आप देखते हैं तो सारे के सारे डेयरी प्रोडक्ट बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है। इसके अलावा जितने भी लिकर प्रोडक्ट है वो सारे के सारे बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर आपके डिपेंड होता है। और आपका फोर्थ जो आपका फील्ड है वो कौन सा है, एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब हो गया कि आपके जो प्लांट हैं, कुछ ऐसी स्पीसीज़ होती है जिन्हें हम बोलते हैं जो विलुप्त होने वाली प्रजातियां, एंडेंजर्ड जो स्पीसीज़ होती है, तो आपने नाम सुना होगा, जॉइंट पांडा का नाम सुना है। कुछ ऐसी स्पीसीज़ है, भारत के अंदर भी ये कहा जाता है कि हर दिन या हर महीने की अगर आप बात करते हैं तो एक ना एक स्पीसीज, कोई प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर है। तो इन विलुप्त होती हुई प्रजातियों पर, चाहे वो पादप से हो चाहे वो जंतुओं से हो, इन विलुप्त हुई प्रजातियों को पुनः प्राप्त करना या उन प्रजातियों को सुरक्षित रखने का जो काम किया जा रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए आपको यहाँ पे पॉइंट को ध्यान रखना कि जो बायोटेक्नोलॉजी को जो क्षेत्र है वो फर्स्ट जो क्षेत्र है आपका एग्रीकल्चर है, सेकंड जो आपका है मेडिसिन है, हेल्थ वाला है, थर्ड जो आपका जो फील्ड है वो इंडस्ट्रियल फील्ड है, और फोर्थ जो आपका है एनवायरनमेंट। और एनवायरनमेंट के अंदर आपने बताया कि जितने भी विलुप्त होती हुई प्रजाति हैं उनको सुरक्षित रखने का काम किसके
द्वारा किया जा रहा है? बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा किया जा रहा है। अगर हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की परिभाषा की, तो बहुत सी परिभाषाएं हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक, जो पूर्ण रूप से जो सही परिभाषा दी गई है वो दी गई है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। किसके द्वारा की दी गई है? EFB। कई बार ये भी नाम पूछा जाता है कि EFB का पूरा नाम बताइए। EFB का पूरा नाम आपको बायोटेक्नोलॉजी के जो चैप्टर होते हैं उसके अंदर क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है कि EFB का पूरा नाम क्या है, तो आप बताओगे EFB का पूरा नाम है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, इस फेडरेशन के द्वारा, इस फेडरेशन ने बायोटेक्नोलॉजी की जो परिभाषा दी, इस फेडरेशन ने बायोटेक्नोलॉजी की जो परिभाषा दी, उस परिभाषा के अंदर सबसे जो महत्वपूर्ण जो है वो है, सबसे पहले आपके पास कौन है? सूक्ष्म विज्ञान, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी। सूक्ष्म विज्ञान यानी कि आप सूक्ष्म विज्ञान का नाम सुनते ही आपके दिमाग में कौन आएगा? जीवाणु। आपके दिमाग में कौन आ जाएगा? विषाणु। इन जीवाणु और विषाणुओं की मदद से आप इस बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। तो फेडरेशन जो है, यूरोपियन जो फेडरेशन है, उसने ये कहा कि इस बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम किसका उपयोग करेंगे? सूक्ष्म जीवों का उपयोग करेंगे, और उन सूक्ष्म जीवों की सहायता के द्वारा उस होस्ट सेल में दूसरा जो उपयोग होगा वो किसके द्वारा किया जाएगा? उसके अंदर जीन अभियांत्रिकी। जैसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का नाम आप जानते हैं, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर आप ये जानते हैं कि प्रत्येक जीव जो सजीव है उसके अंदर क्या पाई जाती है? कोशिका पाई जाती है, और कोशिका के अंदर उसका संगठन होता है, यानी कि सेल का जो उसका संगठन है, यानी कि उसके अंदर क्या पाया जाएगा? उसके अंदर केंद्रक है, उसमें न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस है तो उसके अंदर क्रोमोसोम्स भी अवेलेबल हैं, यानी कि उसका जितना भी जेनेटिक मटेरियल है, उस जेनेटिक मटेरियल के ऊपर हम उस सूक्ष्म विज्ञान यानी कि जीवाणु और विषाणुओं का उपयोग करके उसके अभियांत्रिकी के उपयोग करेंगे यहाँ पर, यानी कि टेक्नोलॉजी लगाएंगे किसके ऊपर? उनके जीन पर। जीन सभी जीव के अंदर उनकी संख्या अलग अलग होती है, तो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने इस बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ये इस्तेमाल किया कि सूक्ष्म विज्ञान का और जीन अभियांत्रिकी का प्रयोग करके मानव के जीवन को क्या बनाना है? सरल बनाना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या कहा? सूक्ष्म विज्ञान व जीन अभियांत्रिकी का उपयोग कर, याद रखना, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने क्या कहा कि सूक्ष्म विज्ञान व जीन अभियांत्रिकी का उपयोग कर मानव के जीवन को क्या बनाया जा रहा है? सरल बनाया जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी क्या विश्व में ही है, भारत के अंदर बायोटेक्नोलॉजी की कहाँ शुरुआत हुई, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा क्या क्या किया गया, तो आपके पास जो नेक्स्ट आपका एक टॉपिक आता है वो आता है कि भारत में बायोटेक्नोलॉजी का कहाँ से शुरुआत हुई और इसके द्वारा क्या क्या महत्वपूर्ण प्रयोग किए गए। तो भारत के अंदर अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो एक छोटा सा अगर हम इंट्रोडक्शन लेते हैं तो सबसे पहले आप कहते हैं कि 1982 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस, सबसे पहले कौन आया? 1982 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस ने इस बायोटेक्नोलॉजी के महत्व को बताया, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का भारत में क्या महत्व है ये बताने वाली जो सबसे पहले संस्था थी वो 1982 में कौन थी? भारतीय विज्ञान कांग्रेस, जिसने इस बायोटेक्नोलॉजी के महत्व के बारे में बताया। दूसरी बात करते हैं कि इस बायोटेक्नोलॉजी के महत्व को बताने के बाद में इन्होंने अलग अलग शाखाओं की इस्तेमाल की, इन्होंने अलग अलग ब्रांचेस खोली, और उन ब्रांचेस के अंदर उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले जो सेकंड ब्रांच आई है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, और उसका नाम दिया गया था नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड, यानी कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस ने किसकी स्थापना की? सबसे पहले नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड की स्थापना की। और इस नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड का जो उद्देश्य था, याद रखना, सबसे पहले कौन है? 1982 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस, इसने किसकी स्थापना की? नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं? NBTP बोलते हैं। ठीक है, NBTB बोलते हैं। ठीक है, नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड बोला जाता है उसका। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ध्यान रखना कि जैव, यानी कि वही बायो, जैव का मतलब क्या हो गया? बायो, जैव गतिविधियों का क्या करना है? समन्वय करना है। जैव गतिविधियों का मतलब यानी कि किसी भी सजीव के DNA में आप इन माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीवाणुओं की सहायता से जो भी उपयोगी परिवर्तन कर रहे हैं उनका सभी का समालेखन करना क्या कराएगा?
इसका किसका उद्देश्य था? NBTB की। अब दूसरी बात करते हैं, भारतीय विज्ञान कांग्रेस ने NBTB की स्थापना कर दी। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि इस NBTB ने भारत में किसकी स्थापना की थी? जीन बैंक की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीन बैंक की जो स्थापना की गई वो किस स्थान पर की गई, तो आप बताएंगे भारत के अंदर जीन बैंक की जो स्थापना है वो कहाँ पर की गई थी? नई दिल्ली में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो आप ये बताएंगे भारत के अंदर जीन बैंक की जो स्थापना है वो राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी ब्यूरो के द्वारा की गई थी, जिसे आप क्या बोलते हैं? NBTB बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड ने किसकी स्थापना कर दी थी? आपके जीन बैंक की स्थापना की। अब जीन बैंक क्या है? बैंक से तो आपको पता लग रहा होगा कि जहाँ भी आप जब जाते हैं बैंक के अंदर जमा करवाया जाता है, आपकी जो भी पैसा है वो आप वहाँ जाकर जमा कराते हैं। तो यहाँ पर पैसा नहीं जमा कराना होता है, यहाँ पर कौन जमा होता है? जीन जमा होता है। यानी कि आपको पता है कि जीन का मतलब जो भी बायो प्रोडक्ट है, यानी कि जो भी जीवित है उसके अंदर क्या पाया जाता है? एक केमिकल है, यानी कि उसके अंदर DNA प्रेजेंट है। DNA के अंदर क्या होंगे? क्रोमोसोम, गुणसूत्र, और उन गुणसूत्रों में क्या पाया जाता है? जीन। इन जीन बैंकों के अंदर यानी कि ऐसी विलुप्त होती प्रजाति जो आगे भविष्य के अंदर उत्पन्न नहीं हो पा रही, उन प्रजातियों के DNA में पाए जाने वाले जो जीन हैं, उन जीनों का संग्रह करके आप क्या कर सकते हैं? उनको इकट्ठा करते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे? जीन बैंक। और भारत में जीन बैंक कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर है। ठीक है, उससे आगे चलते हैं तो एक और बॉडी की स्थापना की थी जिसे हम बोलते हैं केंद्रीय औषधीय व एरोमेटिक पादप संस्थान। इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? लखनऊ के अंदर की गई थी। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड आपका है उष्णकटिबंधीय वानस्पतिक उद्यान व अनुसंधान संस्थान, और जिसकी स्थापना कहाँ की गई थी? त्रिवेंद्रम में की गई थी। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना कि जब भी जीन बैंक के अंदर जो जीन है, या मान लीजिए कोई भी छोटे जो टिश्यू कल्चर आप जब पढ़ते हैं, यानी कि छोटे छोटे इन डीएनओ का जब हम इकट्ठा संग्रहण करते हैं, तो संग्रहण करने के लिए सबसे ज़्यादा जिसकी आवश्यकता होती है वो होती है आपके पास द्रव्य नाइट्रोजन की। ठीक है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब भी हम ये जो टिश्यू कल्चर है जीन बैंक में होता है, तो इनके अंदर जो द्रव्य नाइट्रोजन होती है उसका एक जो टेम्परेचर होता है उसकी आपको आवश्यकता होती है। और वो टेम्परेचर क्या होता है कि जो द्रव्य नाइट्रोजन का जो उपयोग कर रहे हैं वो उसका जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है? बिल्कुल बहुत ही निम्न ताप पर होता है। और उसका टेम्परेचर कितना था? -196 डिग्री सेल्सियस होता है। तो याद रखना कि जब भी हम जीन बैंक के अंदर जाते हैं तो जीन बैंक के अंदर किसका उपयोग किया जाएगा? द्रव्य नाइट्रोजन का उपयोग किया जाएगा, जिसका टेम्परेचर अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये बताएंगे -196 बताएंगे उसका टेम्परेचर। ठीक है, तो ये जो इंट्रोडक्शन था वो आपका किसका था? बायोटेक्नोलॉजी का था। अब अगर हम चलते हैं इसके अंदर आपको ये पता लगेगा कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या किया जा रहा है। तो याद रखना बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हमेशा आपको किसकी आवश्यकता होगी? एक तो आपको सबसे पहले किसकी आवश्यकता होगी? एक तो आपको किसकी आवश्यकता होगी? DNA की आवश्यकता होगी। यानी कि आपने इस DNA में जितने भी जो परिवर्तन लाए जा रहे हैं उस DNA में परिवर्तन किसकी सहायता से कर रहे हो आप? बायोटेक्नोलॉजी के साथ से आप कर रहे हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से आप इंजीनियरिंग इसके अंदर उपयोग कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। तो जीन यानी कि DNA में कौन प्रेजेंट है? जीन प्रेजेंट है। उसके ऊपर आप किसका इस्तेमाल कर रहे हो? तकनीकी का इस्तेमाल कर रहे हो। तो इस DNA यानी कि इस जीन पर जब आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे आप नाम दे देते हैं, सबसे पहले आप उसे नाम देते हैं आनुवंशिक अभियांत्रिकी। तो याद रखना बायोटेक्नोलॉजी का जो सेकंड जो टॉपिक आता है वो आपके आता है आनुवंशिकी अभियांत्रिकी, जिसे आप क्या बोल देते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो एक क्या है? बायोटेक्नोलॉजी की एक शाखा है, जिसके अंदर क्या करना है आपको? तो उसके अंदर सबसे पहले याद रखना, जैसे कि आपको पता लग रहा है आनुवंशिक यानी कि जेनेटिक, और जेनेटिक कौन है? DNA है। और उसके ऊपर आप किसका इस्तेमाल कर रहे हो? इंजीनियरिंग का, यानी कि आप उसके ऊपर तकनीकी का इस्तेमाल कर रहे हो। तो यानी कि जीन जो कौन है? जेनेटिक की से आए हुए हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी की एक शाखा कौन है? आनुवंशिक अभियांत्रिकी।
परिभाषा क्या होगी इसकी, तो आप बताओगे कि जो जीन है, जीन के अंदर जो परिचालन यानी कि जीनों का आदान प्रदान, एक दूसरे से क्या करना आपको, हेर फेर, जीन का आदान प्रदान या जीन का क्या करना आपको, हेर फेर करना, क्या कहलाएगा, आनुवंशिक अभियांत्रिकी। एक बार और बोल रहा हूँ, आनुवंशिक अभियांत्रिकी क्या है, तो आनुवंशिक अभियांत्रिकी में आप ये कहेंगे जीन का हेर फेर या जीन का परिचालन करना ही क्या कहलाता है, आनुवंशिक अभियांत्रिकी कहलाता है। दूसरी चीज, आनुवंशिक अभियांत्रिकी अगर हम बात करते हैं तो एक याद रखना कि आनुवंशिक अभियांत्रिकी में क्या होता है, तो ये कहा जाता है कि किसी भी कोशिका के, याद रखना कोई भी सेल है, सेल के अंदर क्या पाया जाता है, उसका एक जेनेटिक मटेरियल होता है, उस जेनेटिक मटेरियल में क्या होगा, जीन अवेलेबल होगा, तो क्या कहा जाएगा, किसी भी कोशिका के आनुवंशिक संगठन, आनुवंशिक संगठन यानी कि इसमें कौन है, डीएनए प्रेजेंट है, तो किसी भी कोशिका के आनुवंशिक संगठन में किसी विजातीय डीएनए का, याद रखना, देखो इसको इंपॉर्टेंट है, किसी विजातीय यानी कि बाहर से डीएनए आ रहा है। कई बार कई बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है कि सर ये विजातीय डीएनए, जिसे हम फॉरेन डीएनए भी बोला जाता है, टारगेट डीएनए भी कहते हैं, उसे पैसेंजर डीएनए भी कहते हैं, ये उस कोशिका में पहले से ही मौजूद होता है। ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी कोशिका, तो कोशिका का मतलब हो गया कि एक कौन है आपके पास, होस्ट सेल है, उस होस्ट सेल के पास आप क्या ला रहे हैं, किसी भी सेल से, किसी भी सेल से आप क्या ले रहे हैं, उस सेल में मौजूद कौन ले रहे हैं आप, उसका डीएनए ले रहे हैं। उस डीएनए को किस में आप प्रवेश करवा रहे हैं, उसे होस्ट सेल में प्रवेश करवा रहे हैं। उस दूसरी सेल के डीएनए के उस होस्ट सेल में प्रवेश करवाने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को ही हम क्या कहेंगे, आनुवंशिक अभियांत्रिकी कहेंगे। तो याद रखना कि किसी भी कोशिका के आनुवंशिक संगठन में किसी विजातीय डीएनए का प्रायोगिक विधि से प्रवेश करवाकर उसका कृत्रिम रूपांतर करवाना ही क्या कहलाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। एक बार वापस से बोल रहा हूँ कि सबसे पहले आपके पास एक होस्ट सेल होती है, एक आपके पास एक अलग से फॉरेन डीएनए आता है, उस डीएनए का, उस सेल के डीएनए को आप इस होस्ट सेल के अंदर एंजाइमों की सहायता से, वेक्टर की सहायता से जब इस होस्ट सेल में आप प्रवेश करवा देते हैं, तो ये प्रवेश करवाने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, आनुवंशिक अभियांत्रिकी कहते हैं। और सबसे पहले इस आनुवंशिक अभियांत्रिकी जो सबसे आधुनिक विधि है, उसे हम क्या कहते हैं, आरडीएनए यानी कि पुनर्योगज डीएनए, रिकॉम्बिनेट डीएनए के नाम से उसको हम जानते हैं। रिकॉम्बिनेट डीएनए का मतलब होता है बाहर से आने वाला जो डीएनए है, जब किसी होस्ट सेल में प्रवेश कर जाए और वहाँ पर आसानी से गुणन करे, उसे हम क्या कहेंगे, आरडीएनए कहते हैं। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आनुवंशिकी जो अभियांत्रिकी है उसके फादर कौन है, तो आप बताएंगे फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लेना। फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी कि आनुवंशिक अभियांत्रिकी के जो पिता हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं, पॉल बर्ग हैं। उनका क्या नाम है, पॉल बर्ग है। और इस पॉल बर्ग ने क्या किया, इस पॉल बर्ग ने ये कहा कि एक जीव के डीएनए के साथ हेरफेर करके या किसी दो डीएनए को लाकर आपस में मिलाना और मिलाने से जो नया डीएनए बन जाए उसको हम क्या नाम देंगे, आनुवंशिक अभियांत्रिकी कहते हैं। ठीक है, तो अब आनुवंशिक अभियांत्रिकी को हम अगर आप थोड़ा सा आगे डिटेल्स में पढ़ते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको मैं थोड़ा साफ कर दूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आनुवंशिक अभियांत्रिकी के जो फादर हैं उनको आपने नाम दिया पॉल बर्ग। और आनुवंशिक अभियांत्रिकी एक्चुअल में है क्या, तो सबसे पहले हम अगर इसको एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा, एग्जाम्पल के द्वारा डिटेल में बिल्कुल सरल तरीके से हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपने ये कहा कि जीन जो है उस जीन का क्या करवाना है, आपको हेर फेर करवाना है, यानी कि आपको क्या करना है, डीएनए में क्या लाना है, परिवर्तन लाने हैं। डीएनए में क्या लाना है बेटा जी, परिवर्तन लाने हैं। तो सबसे पहले आपके पास देखो, आपने ये कहा कि आपके पास एक क्या आता है, विजातीय डीएनए। एक क्या आ जाता है आपके पास, विजातीय डीएनए आता है। और विजातीय डीएनए से मतलब आपको सबसे पहले आप ये कहेंगे कि ये विजातीय डीएनए है क्या, तो विजातीय डीएनए याद रखना, इस विजातीय डीएनए को बहुत से नाम से जाना जाता है। इसी विजातीय डीएनए को टारगेट डीएनए कहा जाता है, इसे ही पैसेंजर कहा जाता है, इसे ही फॉरेन कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जो विदेशी डीएनए है वो सारा कौन कहलाता है, विजातीय डीएनए को ही कहते हैं।
तो याद रखना आनुवंशिक अभियांत्रिकी के अंदर सबसे पहले मान लीजिए आपके पास कौन आता है, एक फॉरेन डीएनए आता है। याद रखना सबसे पहले कौन आएगा आपके पास है, एक फॉरेन डीएनए आएगा आनुवंशिक अभियांत्रिकी के अंदर। अब इस फॉरेन डीएनए को आपने ले लिया, ये एक आपके पास फॉरेन डीएनए था, ठीक है। इस फॉरेन डीएनए से आपने नाम दे दिया फॉरेन डीएनए या विजातीय डीएनए या पैसेंजर डीएनए, ठीक है। इसे आपने नाम दे दिया विजातीय डीएनए। और आपके पास ये कौन है, एक होस्ट सेल है, ठीक है, जो आपके पास जिसके अंदर आप क्या करवाना चाह रहे हैं, हेर फेर करवाना चाह रहे हैं। तो आपको सबसे पहले एक होस्ट सेल का पता लग गया, ठीक है। उसके बाद में आपको ये पता लग गया कि एक विजातीय डीएनए होता है। तीसरा, इस जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर जो सबसे ज़्यादा, जिसकी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो कौन कहलाता है, आपके पास एक वाहक कहलाता है। वो कौन है, एक आपके पास वाहक कौन कहलाता है, वेक्टर कहलाता है, ठीक है। तो यानी कि आनुवंशिक अभियांत्रिकी के अंदर आपको सबसे पहले किसकी आवश्यकता पड़ गई, एक होस्ट सेल हो गया, एक आपके पास विजातीय डीएनए हो गया, एक आपके पास कौन हो गया, वाहक हो गया। इन तीन के अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो है उस जिसे हम क्या नाम देंगे, 4 नंबर, और उसे हम क्या नाम देंगे, एंजाइम। क्या कहेंगे उसे, एंजाइम कहते हैं, ठीक है। इन एंजाइम का नाम सुनते हैं आपको पता लग गया होगा, एंजाइम कैसी प्रकृति के होते हैं, प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। तो सबसे पहले आपके पास कौन है, एक विजातीय डीएनए है, और दूसरा आपके पास कौन आता है, एक वाहक आता है। वाहक के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, वाहक के बारे में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कि वाहक कैसा होता है, वाहक का आकार कैसा होता है, वाहक कहाँ से प्राप्त किया जाता है, जिसे हम वेक्टर कहते हैं। तो याद रखना जो जीवाणु होते हैं, उन जीवाणुओं के पास जो अतिरिक्त डीएनए है, जीवाणु के पास कौन, अतिरिक्त डीएनए, इन अतिरिक्त डीएनए को ही क्या कहा जाता है बेटा जी, वाहक कहा जाता है। और याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वाहक जो होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, सर्कुलर होते हैं। वो कैसे होते हैं, हमेशा सर्कुलर, एक यानी कि एक सर्कल में रहेंगे, ठीक है, एक वर्ताकार रहेंगे। वाहक हमेशा कैसा रहेगा, वर्ताकार, सर्कल रहेगा, ठीक है, सर्कल के रूप में रहते हैं। तो याद रखना सबसे पहले आपके पास एक विजातीय डीएनए आ गया, आपने एक कौन ले लिया, वाहक ले लिया, ठीक है। और अब आपने कौन किसका इस्तेमाल किया, इनके ऊपर एंजाइम का इस्तेमाल किया, और उस एंजाइम को आपने क्या नाम दे दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंजाइम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंजाइम, ठीक है, सीमाकारी एंजाइम का उपयोग किया। उसकी सहायता से क्या होता है, एक जो डीएनए है उस डीएनए को क्या किया जाता है, काटा जाता है। डीएनए को क्या किया जाता है, काटा जाता है, जिससे क्या होगा, अब ये डीएनए क्या होगा, अलग अलग टुकड़ों में आपका कट जाएगा। इस प्रकार से अलग अलग टुकड़ों में आपके ये डीएनए कट गया। उसी एंजाइम का उपयोग आपने किस में किया, वाहक पे किया। तो जो वाहक है वो वाहक भी क्या हो जाता है, कट जाता है, ठीक है। अब ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो मिलने पर क्या होता है, ये वाहक था और यहाँ से आपका कौन आ गया, जो विजातीय डीएनए आ गया, ये दोनों आ गए। तो इसकी सहायता से, देखिए आनुवंशिक अभियांत्रिकी की सहायता से एक विजातीय डीएनए और एक वाहक जब आपस में एंजाइम की सहायता से इनको काट कर पुनः जोड़ा जाता है, तो पुनः जोड़ने के बाद अब इसका नाम क्या दिया जाएगा, इसका नाम दिया जाता है आरडीएनए, पुनर्योगज डीएनए कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, पुनर्योगज डीएनए। और इस पुनर्योगज डीएनए को ही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना, इस पुनर्योगज डीएनए को आप किस में प्रवेश करवाते हैं, होस्ट सेल में प्रवेश कराते हैं। और होस्ट सेल में प्रवेश करवाने पर जब जिसके अंदर जो भी कमी चल रही है, जैसे मान लीजिए अगर प्लांट है तो प्रोडक्शन की कमी चल रही है, एनिमल है तो कोई डिजीज़ की प्रॉब्लम हो गई, या कोई वैक्सीन आप बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। और इनको आप किसकी सहायता से कर रहे हैं, आनुवंशिकी अभियांत्रिकी की सहायता से। याद रखना एक होस्ट सेल में एक विजातीय डीएनए एक प्लाज्मिड को एंजाइम की सहायता से काटा जाकर और काट कर इन दोनों को आपस में किस एंजाइम की सहायता से जोड़ा जाएगा, लाइगेज एंजाइम की सहायता से जोड़कर एक आरडीएनए पुनर्योगज डीएनए बनाया जाता है। और इस पुनर्योगज डीएनए को ही किसमें प्रवेश करवाया जाता है, होस्ट सेल में प्रवेश कराया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, आनुवंशिकी अभियांत्रिकी कहा जाता है।